हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, let's discuss what is capital budgeting. So it is basically a process of making investment in capital expenditure. आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं आपने, अगर आप कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो बेसिकली। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई ऐसा खर्चा जो आप आज कर रहे हो बट उसका बेनिफिट आपको एन नंबर ऑफ फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा, राइट? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम अपनी घर की। हमने कोई भी फ्रूट्स लेने हैं तो हम वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय फ्रूट्स, राइट? बट अगर हमने अपने घर में एसी, एलसीडी, रेफ्रिजरेटर ऐसे बड़े खर्चे करने होते हैं, वी थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, राइट? अगर हमने एलसीडी खरीदनी है, रेफ्रिजरेटर खरीदनी है, एसी खरीदना है, हम देखते हैं कौन सी कंपनी का है, वो हमें कितने नंबर ऑफ ईयर्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा, राइट? 3 स्टार, 5 स्टार। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं एंड वी सी कि उसकी आज कॉस्ट मैं इतनी लगा रहा हूँ तो मुझे कितने नंबर ऑफ ईयर्स में बेनिफिट करेगी। मैं सेकंड हैंड खरीदूँ या मैं न्यू खरीदूँ। तो ये सारे जो भी डिसीजंस होते हैं ये बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, जहाँ पे आपकी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, राइट? सो बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ दिस आर कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी, replacing old machinery or buying a new one. Discuss kinds of capital budgeting decision. First is those who increase your revenue, right? And those which reduces your cost. अगर आप कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो उससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, राइट? साइज ऑफ प्लांट, आप कोई न्यू मशीनरी खरीद रहे हो बट आप कोई पुरानी मशीनरी जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, जिस पे कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, उसको रिप्लेस कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो। सो now let's discuss capital budgeting methods. There are two types of methods. First is traditional and second is modern. जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनमें दो तरह के मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, राइट? एंड मॉडर्न मेथड में विल डिस्कस नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड टर्मिनल वैल्यू मेथड, राइट? जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं इन्हें नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स भी बोलते हैं हम, बिकॉज इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। एंड मॉडर्न मेथड्स जो होते हैं इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू, या दीज आर द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को ये मेथड कंसीडर करते हैं एंड दे आर द बेटर मेथड्स, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस ईच वन। एंड नाउ द फर्स्ट वन इज पे बैक पीरियड। इसे हम पे आउट पीरियड भी बोल देते हैं, पे ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, बट इट बेसिकली टेल्स यू कि आपने आज अगर कोई कॉस्ट बियर करी है तो वो आपको कितने ईयर्स में वो कॉस्ट वापस मिलेगी एज अ रिटर्न। फॉर एग्जांपल आप एक मशीनरी खरीद रहे हो 100 की और वो आपको हर साल 20 रुपीज़ अर्न करके दे रही है फॉर 5 ईयर्स, राइट? तो बेसिकली आपकी कॉस्ट ये जो है 100 रुपीज़ ये कब कवर होगी? 1, 2, 3, 4, 5 आफ्टर 5 ईयर्स। तो जो आपका पे बैक पीरियड होगा दैट इज योर 5 ईयर्स, कि आपकी जो कॉस्ट आप बियर कर रहे हो, जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो कितने एन नंबर ऑफ ईयर्स में आपका रिकवर होगा, आपकी कॉस्ट कब कवर होगी। तो बेसिकली ये 5 कैसे आया? जब आपने इस 100 को इस 20 से डिवाइड किया बेसिकली, तो ये आपके पास 5 ईयर्स आ गए। तो आप खुद बताइए, तो इसका फॉर्मूला टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड क्या हो सकता है? ये जो 100 है ये आपने कॉस्ट बियर करी, बेसिकली कॉस्ट, या फिर इसे हम बोलते हैं कैश आउटले। तो बेसिकली इनिशियली आपका पैसा कितना गया? 100 रुपीज़, राइट? डिवाइडेड बाय आपका ये 20 रुपीज़ है, ये बेसिकली एनुअल कैश इनफ्लो है। सो ये आपका आ गया एनुअल कैश इनफ्लो. So basically the formula to calculate payback period is cash outlay divided by annual cash inflows. तो जब हम एनुअल कैश इनफ्लोज लेते हैं तब हम प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स लेते हैं। ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेप्रीसिएशन के पहले और टैक्स के बाद वाले प्रॉफिट्स लेते हैं हम जब हम एनुअल कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो देखो, अगर आपका पेबैक पीरियड शॉर्टर है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर आपका पेबैक पीरियड लॉन्गर है तो आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे।
क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर आप इसमें देखो, आपको ये 100 रुपीज़ हैं, एक की आपकी रिटर्न 2020, अब 5 ईयर्स में आपको वापस मिल रहा है पैसा अपना, यही 10 रुपीज़ एनुअली आपको मिल रहे होते, तो आप 10 ईयर्स में रिकवर करते। तो आप कहाँ पे पैसा लगाते, जहाँ पे आपका पैसा 5 ईयर्स में आपको वापस मिल रहा है, रादर देन 10 ईयर फॉर 10 ईयर्स, राइट। तो आप शॉर्टर पे बैक पीरियड को एक्सेप्ट करोगे एंड लॉन्गर पे बैक पीरियड को रिजेक्ट करोगे, बट दिस मेथड हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, राइट। पे बैक पीरियड की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले तो इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, अगर आपको ये नहीं आता तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप आज जो 100 रुपीज़ की वैल्यू है या आज जो 10 रुपीज़ की वैल्यू है, वो आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स सेम नहीं रहेगी। विथ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी ऑलवेज डिक्रीजेस। आज जो 10 रुपये की वैल्यू है वो कल को 10 रुपये की सेम वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। जो आप यहाँ पे ये जो 20 रुपीज़ ले रहे हो, ये फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल रहे हैं आपको, ये सेकेंड ईयर के एंड पे मिल रहे हैं, तो आप इनको सेम 20 ही काउंट कर रहे हो, तो आप इस पे कोई भी डिस्काउंटेड फैक्टर नहीं लगा रहे हो। तो ये जो मेथड है ये आपको ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता है, राइट। एंड द सेकेंड लिमिटेशन इज इट इग्नोर्स पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। 100 रुपीज़ है, ये आपको 50 एंड 50 2 ईयर्स में आपका पे बैक हो रहा है। यहाँ पे आपका 40 40 40 एंड 40 एंड 5th ईयर के एंड पे जाके वो ऑब्सोलीट हो जाती है। अगर हम पे बैक पीरियड की बात करें तो 100 डिवाइडेड बाई 50 ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स। और ये अगर हम करें 100 डिवाइडेड बाई 40, ये 2.5 ईयर्स में आपका आएगा, राइट, पे बैक पीरियड। बट हमने देखा है कि शॉर्टर पे बैक पीरियड को हम, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, बट इस प्रोजेक्ट को अगर एक्सेप्ट करोगे तो आपको ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये चीज़ इग्नोर कर रहे हो कि ये 3rd ईयर पे आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है। यहाँ पे आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कॉस्ट, आपकी कॉस्ट रिकवरी के बाद भी ये प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट्स दे रहा है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पे बैक पीरियड की डिसएडवांटेज है कि ये पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स को नहीं कंसीडर करता है, जिससे कि आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। होप यू आर क्लियर विद द टू डिसएडवांटेज। सो दैट वी हैव एन इम्प्रूव्ड मेथड, तो इस प्रॉब्लम की इम्प्रूवमेंट के लिए वी हैव अ न्यू मेथड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये बेसिकली क्या मेजर करता है कि आपकी कॉस्ट रिकवर करने के बाद आपकी पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कितने हैं और कितना प्रॉफिटेबल है आपका प्रोजेक्ट इवन आफ्टर रिकवरिंग योर कॉस्ट। तो बेसिकली पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द कैपिटल आउटले इनटू 100। सो जो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स आप कैसे निकालते हो, आपका टोटल प्रॉफिट आपको उस प्रोजेक्ट से कितना हुआ है माइनस योर कैपिटल आउटले। बेसिकली आपकी कॉस्ट रिकवर करने के बाद भी आपको जितना प्रॉफिट हुआ है दैट इज योर पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। ये देखो, ये आपकी पोस्ट 40 आपका 20, तो यहाँ पे आपको जो 60 है वो आपका क्या आ गया, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। आपकी कैपिटल आउटले कितनी थी, 100 इंटू 100, तो ये आपका आ गया पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज 60%। और जिस प्रोजेक्ट का इंडेक्स आपका हायर होगा आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। होप यू आर क्लियर विद द पेबैक मेथड एंड पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट मेथड इज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये हम 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो ये हम कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख एंड हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20,000 and it is expected to yield profit after depreciation and tax during the 5 years amounting to 40,000, 60,000, 50,000 and 20,000। देखो, it is the only method जो आपकी जो profits हैं वो after depreciation and taxes लेता है।
हमने पीछे देखा था हम प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं, बट इस मेथड में हम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स लेते हैं, एंड इसी के कारण इसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है दैट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स कंसीडर करके, राइट। सो हमने फॉर्मूला देखा इसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, तो हम इसके एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, राइट, डिवाइडेड बाय 5। तो ये आप टोटल कर लिया अपने प्रॉफिट्स का, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे, जो कि है हमारे पास 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, 48,000, राइट। सो हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स कितने आ गए, 48,000। आपकी नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, योर इन्वेस्टमेंट माइनस योर स्क्रैप वैल्यू। सो 5 लाख में से 20,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,80,000 इंटू 100। सो हमारी एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ गई, 10%, राइट। सो होप यू आर क्लियर विद द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड। सो इसमें हाई रेट ऑफ रिटर्न जितनी होगी उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लोगे जिसकी रेट ऑफ रिटर्न हाई होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल सेम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से। इसमें क्या करते हैं, हम पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं। बेसिकली अब जो है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स की जगह पे टोटल प्रॉफिट्स लेते हैं डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने थे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय हमारी नेट इन्वेस्टमेंट दैट वाज 4,80,000 इंटू 100, तो इस पे आ गया 50%। तो ये बेसिकली हल्की सी वेरिएशन है। रिटर्न पर यूनिट में आप हमेशा टोटल प्रॉफिट्स लेते हैं, प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ही लेते हो आप इन तीनों मेथड्स में, राइट। रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें आप टोटल प्रॉफिट्स लेते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको एवरेज कर देते हो, बेसिकली डिवाइड द इन्वेस्टमेंट बाय 2 इंटू 100। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने थे, 2,40,000 divided by our investment was 4,80,000 divided by 2,40,000 into 100. So यहाँ पे हमारे पास आ गया 100%, right? So this is about rate of return method. इसमें एक और मेथड होता है एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न, तो आप ये तीनों चारों मेथड्स कैलकुलेट करके आ सकते हैं। बिल्कुल ही सेम है, बस हल्की सी वेरिएशन है, किसी में आप टोटल प्रॉफिट में ले रहे हो, किसी में आप एवरेज प्रॉफिट। अब हम करने जा रहे हैं मॉडर्न मेथड्स, एंड मॉडर्न मेथड्स में कंसेप्ट यूज होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट पता है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर इज टू पावर एन, and present value is equals to future value divided by 1 plus rate of interest to the power n. n is the number of years, right? Now net present value. So net present value बहुत ही important method है, and इस method से usually question paper में देखने को मिलता है। तो डिस्कस करते हैं net present value कैसे निकलती है। present value of cash inflows minus present value of cash outflows, right? तो आप पहले कैश इनफ्लोज देखते हो, आपको कितने कैश इनफ्लोज आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, एंड देन आप आउटफ्लोज देखते हो और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आती है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालते हो, आपको एक इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो स्क्रैप वैल्यू है, उसको आप माइनस कर दोगे, बेसिकली आपकी नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट या नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स आपका प्रोजेक्ट वो चलेगा या आपकी मशीनरी जो भी है, देन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, राइट। सो ऐसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो पर ईयर की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें हम प्रॉफिट्स जो लेते हैं, इनफ्लोज लेते हैं, वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स लेते हो।
अगर आपकी एनपीवी 0 है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। देखो, आज आप 100 रुपये लगा रहे हो और 5 साल बाद भी आपको वो 100 ही मिल रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को क्यों ही एक्सेप्ट करोगे? ठीक है। वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट ईयर आउटफ्लो और लास्ट ईयर इनफ्लो। जो वर्किंग कैपिटल होती है, जब हमने आउटफ्लो और इनफ्लो कैलकुलेट करने हैं तो फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो होगी, क्योंकि हम कुछ पैसा अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए निकाल के रखेंगे, तो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है बेसिकली। और लास्ट ईयर में भी अगर हम वो निकालेंगे तो वो हमारा इनफ्लो होगा। तो वर्किंग कैपिटल को लास्ट ईयर में हम अपना इनफ्लो मानते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की जो वो वर्किंग कैपिटल होगी वो हमारे पास इनफ्लो मानी जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा, एंड फर्स्ट ईयर में वो आउटफ्लो मानेंगे। एंड सिमिलरली स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो लास्ट ईयर का इनफ्लो कंसीडर करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं एनपीवी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैसे होता है। देखो, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट ₹2 lakhs and the project has an expected life of 5 years, zero salvage value. Company uses straight line method of depreciation. The company's tax rate is 40%. Estimated earning before depreciation and before tax from the project as follows. देखो, ये आपको फर्स्ट ईयर लाइफ दे रखी है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको अर्निंग हो रही है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 70,000 और आपको पीवी फैक्टर भी दे रखा है, राइट। तो अब आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? देखो, सबसे पहले हमने देखा कि हमें चाहिए प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो देखो, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से हम कुछ एक्सपेंसेस अपने माइनस करते हैं और उस एक्सपेंसेस में हमारा डेप्रिसिएशन भी होता है, राइट। उसके बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट, एंड देन हम उस पर टैक्स लगाते हैं, एंड देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, राइट। तो अब हमारे पास जो ये प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन गिवन है हमें, बिफोर डेप्रिसिएशन, राइट। तो पहले हमें इसके ऊपर टैक्स माइनस करने के लिए इसको हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तभी हम उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब हम एक्सपेंस माइनस करते हैं उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, उस पर टैक्स लगता है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स को पहले हमें इसमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, तभी हम टैक्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो है हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन हमारी कैसे होगी, कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है प्रोजेक्ट की, डिवाइडेड 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है नहीं, डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास कितना आ गया 40,000। तो जो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई, हम हर जगह 40,000 लिख लेंगे, कि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ऐसे चलेगी, राइट। अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, हमने इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ठीक है। जबकि हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स चाहिए हमें, राइट। हमारे पास अब आ गया प्रॉफिट, ये हमने अर्निंग्स बिफोर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास, जो हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे थे बेसिकली। तो इसमें हमने क्या किया, ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो ये 30,000 40,000, राइट। अब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, ये नेट प्रॉफिट हमारे पास बेसिकली आ गया, इस पे हमने टैक्स माइनस करना है इसमें से। तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें टैक्स का रेट कितना दे रखा है उन्होंने 40%। सो इस 30,000 का अगर आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। सिमिलरली आप सबका कैलकुलेट कर लोगे, 12,000 एंड योर 8,000, राइट। नाउ अब इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, राइट। बेसिकली अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपके पास, आफ्टर टैक्स है। अब इसमें से माइनस कर दो, ये भी बिफोर टैक्स इसमें से माइनस कर दी, तो आपके पास 18,000 आ गया, 40,000 माइनस 16,000 आपके पास 24,000 आ गया। सिमिलरली आप सारे निकाल लेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। इसके बाद अब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है, बट आपको चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। तो अब आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने पहले माइनस कर दी थी।
अब डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। अपने इसमें प्रॉफिट्स लेने हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स थे, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड बैक कर दिया तो आपके पास आ गए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। ये जब आपने, तो देखो ये जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला था तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी, बट आप कह रहे हो कि आपको ऐसे प्रॉफिट्स चाहिए जिसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस ना किए हो पहले, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वाले प्रॉफिट्स चाहिए। तो अब आपने ये जो माइनस कर दी थी ये आप ऐड कर दोगे तो वो बिफोर चार्जिंग वाले प्रॉफिट्स ही आ जाएंगे आपके पास। तो अब आपने इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है, जो 40,000 डेप्रिसिएशन थी। तो हमारे पास कैश इनफ्लोज कितने आ जाएंगे, 58,000, 64,000 एंड 52,000, राइट। और आपके पीवी फैक्टर्स क्या हैं, ये आपको गिवन थे 0.901, 0. जब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लोज की 52,864, राइट। अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आपके पास आ गई। अब इनको टोटल कर लो और आपके पास इनका टोटल क्या आएगा, 251776। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ गई, 251776। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी आ गई, 2 लाख। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर 51776, राइट। सो ये आपकी एनपीवी आ गई एंड योर एनपीवी इज पॉजिटिव। तो आप क्या कर लोगे, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने में मिल सकते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। एप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट फिर से रिकॉल कर देती हूँ, राइट। आप ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस करते हो, उन एक्सपेंसेस में आपका डेप्रिसिएशन भी होता है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, राइट। नेट प्रॉफिट में से आप फिर टैक्स माइनस लगाते हो इस पे, राइट। तो जब आप टैक्स लगाते हो तो पहले आपको प्रॉफिट्स में से अपनी डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, उसके बाद उन पे आपके टैक्सेस लगते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखे थे, तो हमने पहले प्रॉफिट्स को क्या बनाना था, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन बन गए, उसमें हमने फिर टैक्स लगा दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स आ गए। बट अब हमें क्या चाहिए थे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। एनपीवी क्या कहता है कि आपने वो प्रॉफिट्स लेने हैं अपनी उसमें कैलकुलेशन में इनफ्लोज की जो बिफोर डेप्रिसिएशन हो, मतलब आपने उन प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अब आपने इसमें से चार्ज कर दी है तो आप इसमें ऐड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन एंड देन आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, राइट। सो होप यू आर क्लियर विद एनपीवी मैथ। व्हेन वी ऑलवेज यूज एनपीवी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आपको जज करना है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। तो तब आप एनपीवी कौन कौन से मेथड्स में, कौन कौन सी चीज़ों में लगाते हो। इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, अगर आपके प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आप एनपीवी लगाओगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं कि अगर एक की एक्सेप्ट करने पर दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। सेकेंड इज व्हेन लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट इक्वल। जब आपके दो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लाइफ इक्वल नहीं होती है, आपकी एक प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है, दूसरे की 7 ईयर है, तब आप यूजुअली एनपीवी यूज़ करते हो। व्हेन द पैटर्न ऑफ अर्निंग कैश इनफ्लो इज नॉट सेम। आप देखो एक बार में आपको दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपका इंक्रीज ही हो ही जा रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट में आपकी कैश इनफ्लोज डिक्रीज ही हो रही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती है जब कैश इनफ्लोज में दोनों प्रोजेक्ट्स की, तब भी आप एनपीवी यूज़ करते हो। व्हेन देयर इज अ वाइड गैप इन कैपिटल आउटले ऑफ 2 केसेस, जब दोनों की कैपिटल आउटले जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, तब भी आप एनपीवी लगाते हो। सो ये थोड़ी सी ट्रिक्स थी कि कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन में आप एनपीवी यूज़ करते हो। एनपीवी मेथड की एक ड्रॉबैक थी कि अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है तो आप प्रोजेक्ट्स को रैंक नहीं कर सकते हो। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास आया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इससे आपके पास इंडेक्स आता है एंड उसके बेसिस पे आप रैंक करते हो। अगर इंडेक्स आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो, अगर लेस देन 1 आता है तो आप रिजेक्ट करते हो,
और इसमें अगर आपका 0 होता है तो भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो प्रोजेक्ट को। और इसमें रैंक कैसे करते हो? जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका हाई होता है उसे आप हाई रैंक करते हो, और जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका लो होता है उसे आप लो रैंक करते हो। सो बेसिकली ये सिमिलर ही है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से, बट अगर आपको रैंकिंग करनी होती है प्रोजेक्ट्स की तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज करते हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या करते हैं कि हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है, जिस रेट पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के इक्वल आती है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलते हैं। इस जो डिस्काउंट रेट है वो इंटरनली डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। देखो सबसे पहला केस करते हैं हम इक्वल का, राइट। सो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें पीवी फैक्टर निकालना होता है, जिसे हम एन्युटी भी बोलते हैं बेसिकली। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, हमें यहाँ पे इनिशियल आउटले कितना दे रखा है 50,000 और हमारा एनुअल कैश फ्लोज कितना 12,500। तो हमारा पीवी फैक्टर कितना आ गया 4, पीवी फैक्टर आ गया 4, राइट। तो अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है लाइफ ऑफ एसेट 5 ईयर्स है, तो हमें अब इसके बाद एन्युटी टेबल देखना है कि 5 ईयर्स पे जो हमारे पीवी फैक्टर की वैल्यू आई है, बेसिकली यहाँ पे 4 आई है, वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रही है। तो यहाँ पे देखो 4 तो नहीं आ रही, बट 4 की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू चेक करो। तो 4 की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, एक है 4.1 और एक है 3.9। तो सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है, दिस इज 3.9927। तो बेसिकली 8% आ गया हमारा IRR, जहाँ पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले पीवी फैक्टर निकालना है, फिर आपने लाइफ चेक करनी है एसेट की, फिर आपने उसके बाद एन्युटी टेबल में चेक करना है कि उस ईयर पे आपका पीवी फैक्टर कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉल कर रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा IRR। ये तो था जब आपके एनुअल कैश इनफ्लोज इक्वल दे रखे हैं आपको। सेकेंड इज अनइक्वल। तो ये वो केस है जब आपके पास एनुअल कैश इनफ्लोज अनइक्वल दिए होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको जो हम डिस्काउंट रेट जैसे हम पीवी फैक्टर से करके कर रहे थे, आपको एज्यूम करना है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है एंड कोई भी डिस्काउंट, जैसे फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट रेट पे आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। आपने एनपीवी निकाल ली, आपका अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो आप रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज कर दोगे, फिर आप 15% पे चेक करोगे, देख रहे हो आप 15% पे भी आपकी एनपीवी नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, देन आप फिर 17% पे चेक करोगे, तब तक चेक करते रहोगे जब तक आपकी एनपीवी नेगेटिव नहीं आ जाती, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव आ गई है तो आपका क्या होगा, आपका जो IRR है वो तो आपका IRR बेसिकली किसके बीच में है, 15 to 17% पे। तो ऐसे निकालना है। तो देखो, या तो आप एक चीज़ करते रहो, हिट एंड ट्रायल करते रहो, खुद से एक रैंडमली एज्यूम करो चीज़ एंड एनपीवी निकालो, जब तक आपकी एनपीवी जिस पे 0 नहीं आ जाती तब तक आप ऐसे ट्रायल करते रहो। बट अब देखो देर आर मैनी रेट्स, आप पहले 10 पे करोगे, 15 पे करोगे, 17 पे करोगे, तो आप एक चीज़ कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपका IRR किसके आसपास लाई कर रहा है, आपने कौन से रेट को एज्यूम करके आगे अपनी कैलकुलेशंस करनी है। देखो सबसे पहले तो इसका टोटल कर लो, ये आप गया हमारे पास 85,000 और फिर इसकी एवरेज निकाल लो, इसकी 85,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 21,250। जैसे हमने इक्वल वाले केस में करा था, पीवी फैक्टर निकाला था, तो अब पीवी फैक्टर निकाल लो, वो कितना आ गया आपके पास पीवी फैक्टर, कैश आउटले कितना था 60,000 डिवाइडेड बाय 21,250, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 21,250, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2.82, राइट। अब एन्युटी टेबल चेक करो, 4 ईयर्स पे 2 किसके आसपास आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 15% के आसपास रेट पे। तो अब आप क्या करोगे, यूजिंग दिस 15% वाला डिस्काउंट आप अपना पीवी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, जैसे हमने पहले करा, तो आप ये कैसे करोगे, जैसे आपको ये ईयर दे रखे हैं एनुअल कैश इनफ्लोज, अब हमने कौन सा निकाला था, उससे एजम्पशन के बेसिस पे, एवरेज के बेसिस पे 15%, तो पीवी फैक्टर @ 15% हम लिख लेंगे,
वो हमारा क्या है 0.869, 0.756 अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया 13035, 15120, 19710, 11420। तो देखो अब इसका टोटल आपके पास क्या आ गया 59285। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई ये, माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास इनफ्लो है 59285 और आपके पास आउटफ्लो है 60,000, तो आपके पास -715 एनपीवी आ गई। यहाँ पे आपकी नेगेटिव आ गई। जब एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है, अब आपको एग्जैक्ट जीरो वाली निकालनी है, तो इससे पीछे वाले रेट पे आप चेक करोगे कि वो पॉजिटिव आती है। अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव आती है तो रेट ऑफ रिटर्न को आप कम करके हिट एंड ट्रायल में चेक करोगे। फॉर एग्जांपल 15% पे आपकी नेगेटिव है तो अब आप 14, 12, 13 इस परसेंटेज पे चेक करोगे, राइट। और अगर आपकी एनपीवी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाती है तब आपने कौन सा, तब आप नेक्स्ट उससे और हायर रेट ऑफ रिटर्न पे एज्यूम करके अपना एनपीवी कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली आपको एनपीवी जीरो जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका आईआरआर होता है। तो अब आप कि एनपीवी नेगेटिव है तो हम 14% पीवी फैक्टर को एज्यूम करके चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखो पीवी फैक्टर @14% लेते हैं 0.769, 0.674, 0.592 और इसको अब एनुअल कैश इनफ्लोज को 14% वाले पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी @14% पे 13,155। तो ये हमारे पास, तो अब प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे पास @14% पे, राइट। तो अब इनका टोटल कर लो, ये आ गया 60595। तो देखो अब यहाँ पे एनपीवी @14% पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी पे क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, राइट। सो यहाँ पे हमारी इनफ्लो की वैल्यू है 60,590 माइनस 60,000, तो हमारे पास एनपीवी कितनी आ गई 595, तो हमारे पास पॉजिटिव आ गई। सो बेसिकली हमारा जो आईआरआर है वो 14% to 15% के बीच में लाई कर रहे हैं, राइट। तो अब हम कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है जिससे कि अब आप एग्जैक्टली रेट निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला है लोएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस एनपीवी एट लोएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट लोएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट हाईएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू डिफरेंस ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखो 14% और 15% में लोएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा है 14%। 14% प्लस हमारी 14% पे एनपीवी कितनी आई है 595। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट लोएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज के लोएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर पे कितनी थी 6595 माइनस हाईएस्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा हमारा 15% पे कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 59285 इनटू द डिफरेंस ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स में डिफरेंस कितना है 15, हाईएस्ट माइनस द लोएस्ट, 15% माइनस 14। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.45%। तो आपका आईआरआर आ गया 14.45%, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट IRR एंड द कैपिटल बजटिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कैपिटल बजटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब महक की पाठशाला।